अच्छे आर्थिक आंकड़ों के बावजूद अमेरिकी बाजारों को सहारा नहीं। छुट्टी के माहौल में तीनों इंडेक्स गिरावट के साथ हुए बंद। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन। ड्यूअल कंट्रोल मुद्दे पर होगी चर्चा। कल की बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर बनी सहमति। पार्किंग का सही इंतजाम नहीं कर पाने वाले लोग नहीं खरीद पाएंगे अब गाड़ियां। शहरी विकास मंत्री ने कहा सरकार जल्द ले सकती है ये फैसला। रिलायंस होम फाइनेंस के एनसीडी को शानदार रिस्पांस। 1000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले मिला 4000 करोड़ रुपए की बोलियां। 6 जनवरी की जगह आज ही हो रहा है शुभंग। टैक्स चोरों पर सरकार बढ़ाएगी सख्ती। आयकर विभाग के मुताबिक कारोबारी साल 2015 में करीब 68 लाख लोगों ने नहीं भरा टैक्स रिटर्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पुराने नोट जमा कराने के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त। टैक्स पेनल्टी और सरचार्ज पुराने नोटों में 30 दिसंबर तक हो सकते हैं जमा। और सलमान खान है 2016 के सबसे बड़े सेलिब्रिटी। फोर्ब्स इंडिया टॉप 10 लिस्ट में 7 बॉलीवुड सितारे और 3 क्रिकेटर शामिल। विराट कोहली तीसरे नंबर पर। यही कहा जा सकता है कि शुक्र है, शुक्रवार है, यानी कि अगले 2 दिन बाजार बंद रहेंगे और कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि 7 दिनों से कमजोर है। आज भी संकेत कोई अच्छे तो है नहीं। तो बड़ा सवाल ये कि 8000 के नीचे क्या हो आपकी रणनीति और क्या 7900 पर लेगा बाजार सपोर्ट, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब। स्वागत है सर आपका। और आज वागले साहब स्टूडियो में नहीं, दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के स्टूडियो में अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह के नजर आ रहे हैं। सेंटर रैली केवल और केवल आप देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं, डेवलप्ड मार्केट्स में हो रही है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और कुछ ही देर में आपको एक ग्राफिक दिखाएंगे जिससे समझ में आएगा। इस समय देखिए एसजीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। एशियाई के बाजार देखिए मिले जुले संकेत दे रहे हैं, लेकिन अच्छे संकेत नहीं है। देखिए ये बता रहे हैं कि यूएस में ही तेजी देखने को मिल रही है, यूरोप में तेजी देखने को मिल रही है। ये दिसंबर महीने में क्या अच्छी रैली देखी गई है, तो वहां पर सेंटा क्लॉज मेहरबान है। और इमर्जिंग मार्केट्स का हाल देखिए बेहाल है। ब्राजील 7.5% नीचे है। ये शंघाई में 3.5% की गिरावट, निफ्टी में 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है। तो कोई सेंटर रैली नहीं यहाँ पर। पूरे दुनिया भर में माहौल वही है कि मैं भला मेरा देश भला, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो अमेरिका वाले भी वही कर रहे हैं कि सेंटा क्लॉज उनका अपना है तो वहां तेजी हो रही है। दुनिया भर में हम उसमें वो भाग नहीं ले पा रहे हैं। ये बात हम हल्के फुल्के नोट पर है, लेकिन असली बात यही है कि चूंकि डेवलप मार्केट्स इतने मजबूत दिख रहे हैं और अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर होनी है तो फिर वहां के लोग ये सोचेंगे कि क्यों हम इधर उधर देखें, क्यों हम दूसरे बाजारों में पैसा लगाएं जहां पर सवालिया निशान ज्यादा है। सही बात, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ट्रंप साहब के जीतने के बाद से ये जो बड़ा बदलाव सोच में हुआ है दुनिया भर के फंड मैनेजर्स में कि बड़े देशों पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की उम्मीद को लेकर पैसा लगाएं। हेमंत, हुआ क्या है 2016 में? जो 2015 में इतना बड़ा पैसा सिस्टम में डाला तमाम सेंट्रल बैंक्स ने, उसका असर 2016 में दिखा है। ग्रोथ वहां पर अब आती हुई दिखी है। तो ग्रोथ वहां है और वहीं पर पैसा भी बन रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइए आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे पिछले 7 दिनों में करीब 250 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखी जा चुकी है। बड़ी गिरावट है, किसी ने सोचा नहीं था। और आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, इस गिरावट में एक और बड़ी दिक्कत है, ये स्लो पोजिशन है। रोज 25-50 रोज 25-50 गिरते हैं ना, तो ट्रेडर्स मन भी नहीं बना पाते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा देखते हैं, एक दिन देखते हैं, एक आध रिकवरी का इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत बाजार की यही है, वो एक आध रिकवरी आपको 7 दिनों से मिली ही नहीं। सही बात। इंट्राडे में मिली तो बहुत छोटी और बहुत कम टिकाऊ ऊपर। हाँ, बहुत कम टिकाऊ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि धीमे धीमे जब बाजार गिरा, एक ही दिन झटके से बाजार गिरे तो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस आराम से ट्रिगर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस पहली गिरावट में टूट जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रेडर्स के लिए ज्यादा मुश्किल भरा वक्त होता है। और ये ट्रेडर्स ने सेंस करना शुरू किया है, और ये सेंस किया है पहली बार कल के सेशन में, जो मैं आपको आगे डेटा में बताने वाला हूं। लेकिन इस बीच सबसे पहली चीज तो ये आज के लिए जो अहम है वो है 8000। ये है आपके लिए आज का निर्णायक लेवल। और अगर आप आज 20 पॉइंट ऊपर खुल भी जाएं लेकिन 8000 के आसपास ही या इसके नीचे बने हुए, तो ये मत सोचें कि आप हरे निशान में या तेजी में है।
तेजी में आप तभी अपने आप को माने जब आप 8000 के ऊपर निकलकर टिकते हुए नजर आए। तो पहली कंडीशन तो वो है। दूसरा, निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है 7900 से लेकर 8050 की है। तीसरा बात यह कि कल के सेशन में पहली बार तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से टूटा है और बजाय शॉर्ट सेलर के कल दबाव उनकी तरफ से बना है और उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन काफी हद तक कम की है। अब अगर आप तेजी का इरादा रखते हैं एज ए ट्रेडर, आपको तेजी सिर्फ और सिर्फ 8050 के पार निकलने के बाद ही करनी है, उसके पहले नहीं। तब तक वो सेल ऑन राइज का मार्केट है, हालांकि उसके ऊपर भी होगा, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि बाजार में पहली मजबूती का संकेत तब आएगा जब बाजार 8050 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। तो दो ट्रेड है, निफ्टी शॉर्ट करें, 8050 आपका स्टॉप लॉस है। अब एसजीएक्स जितना नीचे खुल जाए तो फिर थोड़ा इंतजार कर लेना, ठीक है। 8000 के जितना नजदीक बेचे उतना सेफ है वैसे तो, लेकिन 7925 और 7900 ये पहला टारगेट है। मैं 7900 के नीचे की बड़ी गिरावट भी तुरंत नहीं देख रहा हूं। ऐसे में 7850 के एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 7900 के नजदीक खरीदारी करें 50 से 75 पॉइंट की एक रिकवरी के लिए। तो निफ्टी पे दोनों ही ट्रेड आज के लिए है। तो तेज गिरावट हो जाए, नीचे खुले तो थोड़ा और नीचे आने दें, 7900 के आसपास खरीदें। निचले स्तर पर आप शॉर्ट न बनाएं, ये ध्यान रहे। बैंक निफ्टी यहां पर ज्यादा कमजोरी के संकेत, क्योंकि 2 दिनों से बैंक निफ्टी ने 18150 के अहम लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन आज में वैसे तो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर 18150 का बनता है, लेकिन नुकसान ज्यादा न हो, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, हफ्ते का आखिरी दिन है, इस लिहाज से मैंने स्टॉप लॉस 18050 का ही दिया है। अगर आप डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो फिर 18150 का लगाएं। नीचे की तरफ 17650, 17700 ये लक्ष्य है जहां तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है, वहां पर शॉर्ट काटें। सेक्टर्स के तौर पर एक सेक्टर चुना है मैंने नेगेटिव साइड पर, ऑटो, बस। चलिए, तो ऑटो शेयरों में होगी गिरावट। क्यों होगी गिरावट ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, हिंट दे देते हैं। अब पार्किंग होगी ना तो तभी आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ऐसी सरकार सोच रही है और इस सोच के चलते देखिएगा आज क्या असर देखने को मिलेगा। इस पर हम विस्तार से एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन वागले साहब से पूछते हैं कि वो कैसे आज के मार्केट को ट्रेड करने वाले हैं। सर गुड मॉर्निंग, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, ये बताइए सबसे पहले मौसम का हाल कैसा है, और दूसरा ये बताइए क्या उछाल में बिकवाली करना चाहते हैं या आपको लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, गिर गए 7 दिन जितना गिरना था। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन कॉल लूंगा और उसकी वजह पहले बता दूं। लास्ट दो जो बॉटम्स हुए हैं 24 जून को और 21 नवंबर को, दोनों लास्ट वीक ऑफ द मंथ में हुए हैं 7920 7930 के आसपास। तो बिल्कुल हम ओपन अगर वीक होते हैं तो हम वो लेवल फास्ट अप्रोच करेंगे और मैं समझता हूं कि यहां पर इतना इजी नहीं होगा ये ब्रेक करना, ये मैं 2-3 दिन से कहते आ रहा हूं। और हाँ, ओपनिंग वीक हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी सी मंदी कंटिन्यू हो सकती है जो हमने कल देखा, लेकिन मैं यहां पर एक कॉन्ट्रेरियन कॉल लूंगा। डेफिनेटली एज अ ट्रेडर थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये बाइंग करने के लेवल है। मुझे नहीं लगता है 79 20 30 इतने इजीली ब्रेक होगा। सो इन दैट सेंस मैं बाय करूंगा 7911 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है 81 की तरफ ये मूव होगी, और ऑब्वियसली आज नहीं होगा, शायद 2-3 दिन का व्यू है। तो 8100 के टारगेट से 7911 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करने की सलाह दूंगा। बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, 18,100 70,700 ये रेंज दिखती है। ओके, चलिए, तो दिल्ली वाले सवाल का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7920 शायद ब्रेक नहीं होना चाहिए और इस लेवल की महत्वपूर्ण लेवल भी है, ये ब्रेक्जिट का लो है। ये बताइए अगर ये टूट जाता है तो कितनी दिक्कत हो सकती है, और आपका अपना सेंस क्या है, टूटेगा? संभावना कम है, इसीलिए मैंने आज एक कॉल दिया। देखिए, 2 रीजन है कि वहां से बाजार घूमना चाहिए। एक रीजन तो ये कि लगातार 8वां दिन होगा, आप कमजोर होंगे। दूसरा ये कि 7912 आपने बनाया था डिमोनेटाइजेशन और ट्रंप साहब जिस दिन जीते थे उस दिन, 7925 आपने 7923 लो बनाया था आपने ब्रेक्जिट के दिन। तो इस लिहाज से 2 बड़ी दुर्घटनाओं को बड़ा सपोर्ट है। उस दिन हमने झेला है इस लेवल पर, तो इससे लगता है कि इस लेवल पर रुकना चाहिए। और वायदा कारोबार के आंकड़ों में भी ऐसी पोजीशन है जो हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है हेमंत वो सही कह रहे हैं वागले साहब की, यहाँ पर खरीदारी का एक मौका बनता है। अच्छा, खरीदारी करें ना करें, शॉर्ट तो जरूर काट लें, और खरीदारी क्यों करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अच्छा, पहले ये डिस्कस करते हैं कि एफआईएस के डेटा, इसमें कोई सुधार नहीं है। आप देखिए कल के सेशन में भी 614 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में मैं बिकवाली होती हुई देख रहा हूं, और एफएनओ में भी लगातार बेच ही रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, और देखिए लगभग 800 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में। अच्छा, हुआ यह था कि
कल आप नहीं आए थे, थोड़ी इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकॉली कम दिखी थी, परसों भी कम दिखी थी, इनफैक्ट छोटे छोटे खरीदारी के आंकड़े। लेकिन वापस से अब इन आंकड़ों में एक बड़ी चीज है हेमंत, वो ये कि 8,000 टूटने के बाद ऐसा लगता है कई सारे एफआईज में भी अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स भी होते हैं, हेज फंड्स भी होते हैं। तो हेज फंड्स ने कल 8,000 के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है तेजी की इंडेक्स में, साथ ही शॉर्ट्स भी बनाए। तो ये आंकड़ा खराब है उस लिहाज से। दूसरा आंकड़ा खराब क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश की बिकवाली मिलाकर देखें तो 1,000 करोड़ की बिकवाली है, तो दोनों मिलाकर आपके लिए 1700-1800 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा बड़ा कहा जाएगा। तो ऐसे में संकेत साफ है, बाजार हरे निशान में टिकेगा नहीं। ये एफआईएस के आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। तो ऊपर आएगा, बिकवाली होनी तय है। और एक्सपायरी कहाँ होगी कुछ अभी समझ में आ रहा है? अगले हफ्ते एक्सपायरी है, अब सब लोग उसकी बात भी करने शुरू कर देंगे। मैं कुछ डेटा देख रहा था, पिछली सीरीज में भी जब हम एक्सपायरी के करीब जा रहे थे तो लोगों को डर लग रहा था कि रोल ओवर करें नहीं करें, तो कम रोल ओवर होते हुए दिख रहे थे। अभी रोल ओवर की फिगर क्या बता रही है हेमंत? 7,900-8,000 ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है और फ्रेंकली आज एक्सपायरी का अंदाजा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर 7,900 के नीचे फिसल गए तो एक्सपायरी बहुत खराब होगी। ठीक है, 200-300 पॉइंट और निकल जाए अगले हफ्ते बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते और बाइंग सपोर्ट नहीं आने वाला है। एक चीज समझ लीजिए, और जिनको एफआईएस को बेचना है वो तो बेचेंगे। अगर हाँ आज हम क्लोजिंग 8,000 के ऊपर दे दें, हफ्ते का आखिरी दिन है और वीकली क्लोजिंग 8,000 के ऊपर मिल जाए तो शायद एक्सपायरी पर उतने बुरे ना हो, लेकिन एक्सपायरी बहुत ऊपर हो जाएगी वैसा कोई संकेत फिलहाल नहीं है। ये संकेत सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिल सकता है जब डॉलर इंडेक्स आपको कमजोर होकर 100 के आसपास आता हुआ दिखे, और फिलहाल वो संकेत दिख नहीं रहा। अब जो वायदा कारोबार के संकेत आपने पूछे, एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। पहली बात तो पुट कॉल रेशियो कल तेजी से गिरकर 0.92 पर आया है, तो पुट कॉल रेशियो में थोड़ी और गिरावट हो जाए और बाजार 7,900 के आसपास आपको मिले तो एक बार की आप चाहें तो शॉर्ट पोजीशन पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वहां पर खरीदारी करें। और खरीदारी का संकेत वैसे अगर आप देखें तो सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तब भी नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी में कल 40,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो शॉर्ट्स वहां पर ज्यादा बने। बल्कि निफ्टी में कल ये हुआ कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने 8,000 टूटने के बाद अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया। उनको समझ में आ गया कि अब तेजी में रहने में समझदारी नहीं है, और 14 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए, जो एक दिन में इस सीरीज का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में एक दिन में कमी होने वाला आंकड़ा है। अब 8,000 क्यों अहम है? इतने दिन से हम डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उस लिहाज से ये रुकना चाहिए। हालांकि अब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,000 के आंकड़े पर ही है, लेकिन कल के सेशन में देखिए 8,000 के लेवल पर 20 लाख शेयर कॉल्स में ऐड हुए हैं। 20 लाख शेयर बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि जिन्होंने कॉल बेचे हैं, मंदी की पोजीशन बनाई, तो वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि 8,000 के नीचे बाजार बना रहे, उसके ऊपर न जाए, और आप 8,000 के अच्छे खासे नीचे जाकर बंद हुए, तो इसलिए 8,000 का लेवल आज बेहद अहमियत वाला है। दूसरा ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पुट में ओपन इंटरेस्ट कम किया 8,000 में भी और 8,100 में भी, तो उनको भी समझ में आ गया कि अब तेजी में रहने में समझदारी नहीं। तो एक तरफ तो मंदी वाले हावी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कल पहली बार तेजी से ये लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जो बैकफुट पर गए, ये साफ तौर पर संकेत बता रहा है कि कॉन्फिडेंस की जबरदस्त कमी है। अब इस कॉन्फिडेंस की कमी के साथ दिक्कत एक और है कि खरीदारी किसी को करनी नहीं है, तो ऐसे में जिसे बेचना है, चाहे वो एफआईएस के तौर पर सेलर हो या फिर ट्रेडर के तौर पर जो तेजी की पोजीशन कम करना चाहता हो, उसे तो अपना स्टॉप लॉस समझकर बेचना ही है। लेकिन जब तक सामने आकर कोई खरीदे ना, तब तक क्या होगा? तो अब आखिरी उम्मीद आपकी क्या है? आखिरी उम्मीद ये कि शॉर्ट सेलर जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना रखी है वो निचले स्तर पर आकर आपको सपोर्ट दे। वो सपोर्ट 7,900, 7,925 की रेंज में मिल सकता है, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। और उम्मीद सिर्फ इसी वजह से कि 2 बार बाजार ने वहां लो बनाया, तो इस उम्मीद पर आप एक सपोर्ट रखें 7,900, 7,925 पर। 8,000 निर्णायक लेवल है, 8,050 के पार निकले तो ही मंदी करने वालों को डर लगेगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो चलिए 7,920-25 के आसपास बाजार को बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये अगला लेवल है जिस पर बुल्स की भी नजर है और बेयर्स की भी नजर है। लेकिन हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नजर कहां पर है, वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद संदीप वागले साहब के भी आज के ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे। प्रकाश दीवान जी भी स्टूडियो में हमारे साथ पधार चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे उनको कौन से स्टॉक सबसे अच्छे लगते हैं आज के लिए। तो ये सब एक्शन रहने वाला है ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। गेस्ट व्हाट, आज हमारे पांचों के पांचों एक्सपर्ट बेरिश हैं निफ्टी पर। चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से क्या राय निकल कर आ रही है। सबसे पहले देखिए राय आ रही है कुणाल सरावगी की, और वो कह रहे हैं कि 7,900 तक जा सकता है निफ्टी। शॉर्ट करेंगे 50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना शॉर्ट चाहिए। करेंगे निफ्टी मानव चोपड़ा भी, और 8,030 का स्टॉप लॉस है उनका, और 7,920 का लक्ष्य मानव का। और इन दोनों का साथ दे रहे हैं देखिए AK प्रभाकरण आज। वो कह रहे हैं कि मंदी करिए, मंदी में ही पैसा बनेगा। 7,860 का टारगेट, 8,050 का स्टॉप लॉस भी। मंदी में मितेश ठक्कर भी है और स्टॉप लॉस उनका बेहद छोटा है, सिर्फ 8,010 का। 7,925 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट करेंगे। बाबा साहब तो जोर से मंदी करना चाहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 7,900 तक निकल सकता है निफ्टी, 8,050 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट आज निफ्टी पर बेरिश, और ये कुछ संकेत ज्यादा अच्छा नहीं है जब कंसेंसस हो जाए तो। हाँ, ये जरूर है, लेकिन हाँ एक बार, लेकिन वो रेंज जो सपोर्ट की दिख रही है वो 7,900 7,925 की है। इससे ज्यादा की मंदी भी हमारे पांचों एक्सपर्ट्स को नहीं दिख रही, तो कम से कम बहुत गैप से खुल जाए, बहुत नीचे हो तो फिर मंदी ना करें, खरीदारी करें ना करें, वो हम आपको खुलने के बाद बताएंगे। ऊपरी स्तरों पर 8,010 8,050 या मोटा मोटी कहें कि 8,000 से 8,050 वो रेंज है जहां पर बाजार अटकेगा, तो वहां पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की, पंचों की, लेकिन 5 स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं आज, चलिए वो आपको अब बता देते हैं। देखते हैं आज के टॉप 5 शेयर। रिलायंस कैपिटल, इस शेयर पर रखिए नजर। रिलायंस होम फाइनेंस के डिबेंचर इश्यू को शानदार रेस्पॉन्स मिला। 1,000 करोड़ का उनका इश्यू था, 4,000 करोड़ रुपए की बोलियां आई हैं, और इश्यू 6 जनवरी के बजाय अभी आज ही बंद हो जाएगा। और ये तीसरा इश्यू है जिसको जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। इससे पहले DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि तमाम NBFC कंपनियां जो पैसा रेज करने की कोशिश कर रही हैं बाजार से, उनके NCD को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्याज दरों में जो कमी होती दिख रही है, खासतौर से बॉन्ड यील्ड्स कम हो गए, बैंक्स ने अपनी ब्याज दरें कम की, तो इसको देखते हुए इन डिबेंचर्स पर ब्याज आकर्षक नजर आ रहा है निवेशकों को। बिल्कुल, चलिए और नजर रखिएगा आज ऑटो कंपनियों पर। देखिए शॉर्ट साइड में ये आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, यानी कमजोरी हो सकती है यहां पर, क्योंकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू साहब ने कहा है कि गाड़ी खरीदनी है तो पहले पार्किंग जरूरी है आपके लिए, और इस तरह का नियम अगर सरकार बनाएगी तो फिर सेल्स घट सकती है, ये बाजार मानकर चलेगा। तो यहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए जरूर। वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, इस कंपनी ने खबर दी है कि सावली प्लांट में इन्होंने 21 दिसंबर से कामकाज बंद कर दिया है। और प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रखिए नजर, लगातार इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। 2G इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए करीब 2 बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, एक तो BPCL की तरफ से और एक IOC की तरफ से। और आप देखिए इस कंपनी को होगा फायदा अगर इसी तरह के ऑर्डर्स मिलते रहे, यहां पर तेजी बन सकती है आज। JK पेपर, इस कंपनी के लिए खबर ये कि OG JK पैकेजिंग, ऐसा लगता है OG और JK इन दोनों कंपनी के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 20% हिस्सा जो JK पेपर का है वो OG होल्डिंग्स को बेचा जाएगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, दबाव भरा रह सकता है फिर से। 7 ट्रेडिंग सेशंस पहले अच्छे रहे नहीं है। SGX निफ्टी देखिए संकेत दे रहा है कि आज कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स लेकिन कहां पर ट्रेड करने के मौके देख रहे हैं। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीवान साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले आपका व्यू क्या बन रहा है मार्केट पर? जो ईयर एंड डायनेमिक्स रहते हैं नॉर्मली, जिसमें FIs 30 तारीख से पहले ही काफी कुछ काम तमाम करके सेटल करके अकाउंट्स अपने पूरे करके निकलने की उसमें रहते हैं, तो वही हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट के लिए ये कोई नई चीज थी, और सिर्फ हमारे यानी आप ये देखिए कि हर एक इमर्जिंग मार्केट्स में ये हो रहा है। उस वजह से जो डॉलर इंडेक्स जो बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, वो साफ ये जाहिर कर रहा है कि करेंसीज वीक हो रही है इमर्जिंग मार्केट्स की। और जो आपने अनिल जी से सवाल किया था कि रोल ओवर का डेटा कैसा लग रहा है, इस बार रोल ओवर बड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है कि लास्ट वीक में होने की बजाय काफी कुछ अभी हो रहा है। ठीक बात है। और जो ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो एक्टिविटी आना शुरू हुई है, वो साफ जाहिर कर रही है कि रोल ओवर कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। ठंडे हैं नहीं? हाँ, तो वो रोल ओवर होंगे भी नहीं, क्योंकि हर एक जना अगर आप FI से किसी से बात करें जो इंडिया स्पेसिफिक जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को देखते हैं, उनका ये मानना है कि डीमोनेटाइजेशन का खराब या अच्छा असर दोनों चीज के लिए हम लोग वेट करेंगे समझने के लिए। कोई जल्दबाजी करने में वो है नहीं। और ये जो समझ लोगों की है कि हिंदुस्तान से पैसा बाहर जाएगा क्योंकि डाउ जोन्स 20,000 पे पहुंच रहा है और ट्रंप साहब ने बहुत कुछ अच्छा काम किया,
पैसा जो एलोकेट किया होता है वो वहीं रहता है, वो थोड़ा बहुत कैश में आ जाएगा, पर ये नहीं है कि वो कल से बंद हो जाएगा आना। और जो ये कंसेंसस बन रहा है कि जनवरी खराब रहेगा या दिसंबर एक्सपायरी इतनी वीक रहेगी और डीमोनेटाइजेशन का थर्ड क्वार्टर इतना खराब रहेगा, मुझे नहीं लगता ये होगा। और ये इतना फिकल है ये सेंटिमेंट कि कोई अच्छा अनाउंसमेंट अगर पहले हफ्ते में आ गया जनवरी के, हो सकता है लोन, फार्म लोन वेवर आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो ये सारा ही रुख बदल जाएगा। तो इसमें बहुत शॉर्ट साइड पे तो कुछ, अगर शॉर्ट कुछ करना है तो बैंक निफ्टी कर सकते हैं, निफ्टी से भी ज्यादा उसमें मुझे लगता है वीकनेस हो सकती है, क्योंकि वहां पे आंकड़े अभी भी कंफ्यूजिंगली नेगेटिव। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर यही होता है जो 8,200 पे नहीं ले पा रहे थे, आज भी नहीं ले पा रहे हैं, अब वो 7,700 के आंकड़े देख रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर आप देखें तो बाइंग कंटिन्यूस रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स का मैं ज्यादा कह नहीं पाता, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जिसमें जो स्टॉक्स रेजिलिएंट, और कितने स्टॉक्स मेरे जहन में आते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, आप ही के शो में जो क्रूड से माला माल वाले में किए थे, वो आप तीनों स्टॉक्स देखिए जो हमने लिए थे, वो सब में अभी भी इतना मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं जब कोई गिरावट आती है तो कोई किसी को तो फायदा होता है और वो कंटिन्यूसली रहेगा, तो मायूसी वैसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स जहन में आ रहे हैं आपके, सब पूछूंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक, थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेके पूछता हूँ मैं आपसे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और प्रकाश दीवान जी भी, और साथ ही नीति जुड़ रही हैं जो बताएंगे आपको तमाम ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स, कौन सी आज रिपोर्ट्स हैं। लेकिन पहले तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि आज मौके कहाँ है ट्रेडिंग करने के। और वागले साहब, क्या सेफ ही खेलेंगे रोज की तरह एक बाय एक सेल, या मामला आज सारा सेल साइड पर है? अनिल जी, सेफ खेलने की बात नहीं है, मुझे जहां पैटर्न्स मिलते हैं वो मैं स्पॉट करता हूं। तो बीएमएल आई थिंक आपने कल मॉर्निंग में स्पॉट किया था, और आप जो स्पॉट करते हैं वो अगले दिन जोर से चलता है। तो नेक्स्ट डे आपकी रिकमेंडेशन पे चलता है वो। नहीं, मैं तो कल से रिकमेंड करते आ रहा हूं, बट बीएमएल बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 945, टारगेट होगा 996, 1 से 2 दिन का व्यू है। और इसमें अगर मार्केट में बॉटम 7900 की तरफ आसपास बनता है तो इसमें लंबी मूव मिल सकती है, या 1150-1200 की तरफ भी जा सकता है, बट फिलहाल मैं छोटा टारगेट दूंगा। केन इंडिया में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है, ये मैं बेच के चलूंगा। स्टॉप लॉस होगा 247, टारगेट होगा 232। केन इंडिया बेचिए, बीएमएल खरीदिए। और अगर आप सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं तो प्रकाश दीवान जी जो हमारे साथ बगल में बैठे हैं, उन्होंने एक शो में आए थे दीवान साहब, और दीवान साहब उस शो का नाम था कि क्रूड से कौन सी कंपनियों को होगा फायदा। उसमें ये शेयर आपने करीब 780 के आसपास बताया था, और लगातार देखिए क्या प्रदर्शन इसने दिखाया। एक और शेयर बताया था, ये कनेक्शन भी खाली प्रकाश ही नहीं बताया कि क्रूड से भी बीएमएल चल सकता है। अच्छा, ईआईएल एक और स्टॉक बताया था जिसने परसों ही एक 52 वीक हाई लगाया है। तो ये दोनों स्टॉक्स उस शो में बताए गए थे, क्या जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। तो आज भी ये रैली बरकरार है। अच्छा, हम लोग कह ही रहे हैं सरकारी कंपनियों से बढ़िया कोई सेक्टर है नहीं इस समय खरीदारी करने के लिए। दीवान साहब, इन्हीं स्टॉक्स पर आपकी नजर अभी भी है, या कोई और शेयर आज बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, देख, पहले तो बीएमएल में जो मोमेंटम है और कल जो मैनेजमेंट ने जो बयान दिया है, जो शेयर किया, उससे साफ जाहिर है कि रेल फ्रेट वाला इनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अभी भी इसमें मोमेंटम जारी है, और जैसे संदीप ने भी कहा, अगर कोई डिप मिलता है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ईआईएल ऑल्सो आई एम वेरी पॉजिटिव, दोनों कंटिन्यूसली लॉन्ग कॉल्स हैं। एक जो नया स्टॉक मुझे समझ आया कि जो इस गिरावट में एक्चुअली बड़ा है, पिछले 1.5 महीने की अगर आप गिरावट देखें 8 नवंबर के बाद जो 2 हादसे जो हुए, ट्रंप जी आए और पैसे गए लोगों की जेब से, अब उसमें एक कंपनी है मैक्स वेंचर्स इंडिया लिमिटेड करके, अनिलजीत सिंह ग्रुप की कंपनी है। और जब ये डीमर्ज होकर लिस्ट हुई थी, जब इसका विभाजन हुआ था मैक्स इंडिया मैक्स वेंचर्स में, तब ये करीब 90 रुपए से शुरुआत हुई थी इसकी, और बहुत इसमें मोमेंटम रहा था, बहुत स्ट्रांग हैंड से बाइंग भी की हुई है। अभी कुछ हाल में प्रमोटर्स ने भी बाइंग की है इसके अंदर। और ये कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें सबसे बड़ा बिजनेस इनका पैकेजिंग फिल्म का है, फिल्म कोटिंग्स का है, जो मैगजीन, प्लास्टिक के जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, लैमिनेट्स होते हैं, इन सब पे वो करते हैं, जिसमें इनकी मोनोपोली जैसी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और मार्केट शेयर। तो मुझे लगता है इस टाइप की बिजनेस है जहां कोई कैश का कोई इश्यू है नहीं, और डाउनवर्ड जो डिमांड साइड है वो भी इतनी वीक नहीं हो सकती, वैसी कंपनीज में लें
प्रमोटर्स का भी इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे इसके बाकी के बिजनेसेस का भी खुलासा होता जाएगा, क्योंकि अभी लिस्टिंग के बाद ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। ठीक बात है। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस कंपनी के ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। कुछ 15-18 महीने का भी अगर आप होराइजन रखें तो यहाँ से अच्छा खासा 50-55% का अपसाइड बन सकता है। तो मैक्स वेंचर्स ये होगा स्टॉक जो आपको खरीदना है निवेश करने के लिए। आज से 99 का लक्ष्य, 100 तक का इंतजार न करें, ₹1 नीचे ही बेच दें। ये राय है प्रकाश जी की। राउंड फिगर बाटा प्राइस जिसे कहते हैं हम। चलिए, तो खरीदारी करने का मौका खराब बाजार में इस बेहतरीन स्टॉक में, लेकिन कहां मौके खरीदारी और बिकवाली के दिख रहे हैं एफआईआईज को, ये बताने के लिए हमेशा जुड़ती है हमारे साथ नीति। और नीति, बताइए आज सन फार्मा और कोरोमंडल, इन पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास? सन फार्मा में कल अनिल जी 2 खबरें आई थी। एक तो पहला कि उसने कैंसर का एक ड्रग, स्किन कैंसर का एक ड्रग लिया है नोवार्टिस से, वो एक पॉजिटिव है क्योंकि वो स्ट्रेंथन करेगा इनका स्पेशलिटी सेगमेंट को। दूसरा इनकी खबर आई थी कि स्पार्क जो इनकी सब्सिडरी है उसको एक कंप्लीट रेजोल्यूशन लेटर मिला है यूएसएफडीए से, लेकिन दोनों ही खबर में मिक्स थोड़ा सा व्यू है क्योंकि जो एक्विजिशन है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसे मेंटेन कर रहे हैं अपने बाय का कॉल बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, लेकिन हलोल का एक प्लांट का डिले हो सकता है। वो रेजोल्यूशन अब 6 से 9 महीने लग सकते हैं, ऐसा मानना है ज्यादातर ब्रोकरेजेस का, और इसके लिए ये अपने टारगेट प्राइस थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं। 790 का था, अब इसे घटा करके इन्होंने 750 का कर दिया है, लेकिन घबराइए मत, 23% का अपसाइड अभी भी सनफार्मा दिख रहे हैं, पॉजिटिव है बेहद। मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 850 का इनका लक्ष्य है जो कि 40% का अपसाइड दिख रहा है मौजूदा भाव से। बेस्ट पोजीशन है स्पेशलिटी ट्रांजैक्शन के लिए, और प्रेफर्ड पिक है इनका लार्ज कैप स्पेस में, आपको निवेश करके चलने की सलाह दे रहे हैं 40% के अपसाइड के लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल, मानसून अच्छा था और सरकार कुछ अच्छी पॉलिसीज अनाउंस कर रही है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट ने अप्रूव किया न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी जो आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है फॉस्फेट और पोटैश फर्टिलाइजर्स के लिए, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में। कौन यूबीएस निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 325 का इन्होंने दिया है, 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आकर्षक वैल्यूज है, वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है, आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं 325 के लक्ष्य के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल में। ओके, तो इन स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। नियति के पास कुछ और भी रिपोर्ट थे, वो भी उनसे पूछते, लेकिन उससे पहले एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर आयकर विभाग की नजर है और उन्होंने कुछ फर्जी खातों के साथ 70 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कुछ जो हम कह रहे थे परसों की अलग अलग खराब खबरें आती रहेंगी बैंकों से जुड़ी हुई, और जिस तरह से नोटबंदी के बाद कई बैंकों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो आयकर विभाग ने कुछ खाते पाए गए हैं जो फर्जी थे और 70 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं। ये है CNN न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। इस शेयर पर फिर रहेगी आज नजर, लेकिन कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं। नियति, बताइए कहां कहां आपकी नजर गई आज? कोटक की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है हमारा राजा और एक्साइड पर। बैटरी की ये 2 बड़ी कंपनियां हैं और लेड की जिस तरह से सिग्निफिकेंटली दाम बढ़े हैं, ये एक नेगेटिव बात है, डाउनसाइड रिस्क पोज करते हैं, बेटा मार्जिन कमजोर हो सकते हैं, बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं दोनों ही कंपनियों में। हमारा राजा का इनका टारगेट 765 का है, 12% का डाउनसाइड ये देख रहे हैं, और एक्साइड का भी 165 का इनका टारगेट है जो कि 4 से 5% का डाउनसाइड देख रहे हैं। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, स्पेशली तब जबकि मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा कमजोर इनको लग रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अगले 3 साल में और ज्यादा स्लो डाउन करेगी बैटरी कंपनियों के लिए, इसलिए दोनों ही कंपनियों में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बेहद पॉजिटिव है कोटक ही। NHAI जल्द से जल्द अपने आर्बिट्रल अवार्ड्स अब देने की शुरुआत कर चुका है। IRB इंफ्रा को 270 करोड़ रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, 75% पे आउट इनका हो गया है, 1000 करोड़ रुपए HCC को ये देने वाले हैं। सद्भाव और अशोका बिल्डकॉन ये 2 बड़े की बेनिफिशियरी होंगे आगे के जो आर्बिट्रल अवार्ड्स NHAI से क्लियर होते हैं। टारगेट प्राइस सद्भाव इंजीनियरिंग का इन्होंने 305 रुपए का दिया है, 17% का अपसाइड ये देख रहे हैं। सद्भाव इंफ्रा का 125 रुपए का इनका टारगेट है, 33% का अपसाइड है, और IRB इंफ्रा का इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 265 का था, अब इसे बढ़ा करके 270 का कर रहे हैं, 27% के अपसाइड ये भी देख रहे हैं। और अशोका बिल्डकॉन जो कि सबसे ज्यादा की बेनिफिशियरी ये देख रहे हैं, 210 का इनका टारगेट है जो कि 35% का एक अपसाइड देख रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे कोटक काफी ज्यादा बुलिश है। ओके, तो ये राय है इंफ्रा स्टॉक्स पर कोटक की तरफ से। इस पर देखेंगे क्या कुछ एक्शन होता है। साथ ही बैटरी स्टॉक्स को
बेचने की सलाह दी है कोटक ने अमरा राजा में, और एक साइड में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब फोकस करते हैं इन तमाम रिपोर्ट्स पर। सबसे पहले तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, बड़े दिनों बाद इस स्टॉक पर रिपोर्ट नजर आई है दिग्गजों की तरफ से। यूबीएस 325 के लक्ष्य दे रहा है, क्या कहेंगे प्रकाश? है खरीदना चाहिए, क्वालिटी कंपनी है तो? जी बिल्कुल। इस कंपनी का हम देखते हैं नॉर्मली मॉनसून के साथ काफी चर्चा होता है, फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, बट ये जो फर्टिलाइजर स्पेस में अब सरकार रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से डेफिनेटली इसका एक आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ कंपनी की बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं लगता वैल्यूएशन में भी कोई आंच है, कोई स्ट्रेच है जिसकी वजह से चिंता हो। तो डेफिनेटली आई एग्री विद दिस थिंग, बट एक्यूमुलेट कैंडिडेट है, आज ही लेना ऐसा कुछ नहीं, धीरे 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 खरीदारी करिए। ये शेयर बढ़िया क्वालिटी शेयर है, यहाँ पर नजर आपकी होनी चाहिए। और काफी सारी खबरें हैं जिस पर असर आज देखने को मिलेगा शेयरों पर। बात करेंगे ब्रेक के तुरंत बाद कि जो सरकार कह रही है कि पहले पार्किंग की रसीद दीजिए उसके बाद गाड़ी मिलेगी, तो ये खबर के चलते आज क्या ऑटो शेयर दबाव में रह सकते हैं, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले साहब और साथ ही प्रकाश दीवान जी भी। वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आ गए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सुमित जैन। सुमित, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो बताइए आप, ये जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी रुकना चाहिए 7,900 7,925 के आसपास। क्या आपको भी ऐसा लगता है वायदा कारोबार के डेटा देखकर कि यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए? तो फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करें? यहाँ पर बेसिकली जो मैं एक फिनोमेना देख रहा हूँ, सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सारे जो मार्केट कंसेंसस ऐसा बना हुआ है कि यहाँ से निफ्टी सब लोग सारे सेल करके चल रहे हैं। बट यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा। यहाँ पर मैं 7,920 के स्टॉप लॉस से अपने निवेशकों को सलाह दे रहा हूँ कि आप निफ्टी बाय कीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक जो 8,000 के पुट के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो बरकरार है, और वो स्टार्ट ऑफ द सीरीज से बरकरार था। तो अगर ये निफ्टी 8,000 के नीचे भी बंद होने के बावजूद भी अगर जिसने यहाँ पे राइटिंग की अगर वो बज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ है, सम कार्ड अप हिज स्लीव है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस अराउंड से 7,920, और एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो वागले साहब भी कुछ देर पहले कह रहे थे कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए, अब सुमित जैन साहब भी कह रहे हैं। जैन साहब आप अपने पिक्स निकाल कर रखिए, जब तक हम वागले साहब से उनके बाकी के बचे हुए 2 पिक्स जानते हैं, BEML और केन इंडिया। BEML में तेजी, केन इंडिया में मंदी, ये तो आपकी तरफ से आ गया। आप ट्रेड वागले साहब बाकी के 2 ट्रेड्स भी दीजिए। हेमंत, इन्फीबीम में मैं बाय करने की सलाह दूंगा। क्लियर कल ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। 1152 का स्टॉप लॉस होगा, 1251 का टारगेट होगा, 2 से 3 दिन का व्यू है। और जिंदाल स्टील एंड पावर में मुझे वीकनेस दिखाई देती है, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, तो मॉर्निंग में वीकनेस होगी, ये बेचा जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 72 फॉर अ टारगेट ऑफ 62। अगेन 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, JSPL आ रही है तो बैन में है एक्चुअली, FNO के बैन में चल रहा है, राइट? 72 रुपए का स्टॉप लॉस, और फिर इंट्राडे वाला ही मामला होगा। बैन में तो आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं रख सकते ना? नहीं, बैन में चल रहा है, ठीक बात। हाँ, एक स्टॉक बैन से बाहर निकला है आज, वो है OBC। तो इसमें बताइए, इसको बैन से बाहर निकलते शॉर्ट कर देना चाहिए? अच्छा, C8 बैन में आ गया बाय द वे। इतने दिन से वागले साहब ना परसों, वागले साहब इतना शॉर्ट करा करा के मतलब बैन में ले आए। 3 दिन अगर ये गिरे ना उसके बाद बैन में आ जाता है। परसों यही बात हो रही थी। ये हमने पिछले गुरुवार को, यानी कि आज गुरुवार से 6ठा ट्रेडिंग सेशन हो गया, पिछले गुरुवार को हमने ये कहा था कि अब ये सारे टायर स्टॉक बेच देने का वक्त है, नेचुरल रबर के दाम बढ़ गए हैं। और अब देखिए गुरुवार से गुरुवार क्या हो गया, तो बैन में भी आ गया। हाँ, तो JSPL और C8 दोनों पर राय दे दीजिए सुमित जी। जी, JSPL तो मेरे पास फिलहाल कोई राय नहीं है। C8 एक बार एक छोटा लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है फोर्टनाइट डेटा निकलने वाला है क्रेडिट का, ये क्रेडिट ग्रोथ का डेटा आने वाला है बैंक्स का, जो कि अच्छा नहीं आएगा। चलते बढ़ते हैं, अच्छा कोई देखते ही नहीं आज, जो कि अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं बैंकिंग के आज के लिए बिकवाली करने की सलाह देना चाह रहा हूँ। ठीक बात है, बैंक्स तो खराब है ही। कितना गिरेगा सर बैंक्स में? मेरे ख्याल से मेरे पास जो बैंक निफ्टी का जो है वो सेल कॉल है, और मैं बैंक निफ्टी का पुट भी लेना चाह रहा हूँ।
बैंक निफ्टी के लिए आज इंट्राडे मेरा टारगेट है 17,780 और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,070 के ऊपर ये ट्रेड के लिए। और सामने यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का 29 दिसंबर का 17,900 का पुट बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, जो 120-130 के रेंज में लिया जा सकता है, जिसके टारगेट हो सकता है 240 और स्टॉप लॉस 70 के नीचे रखेंगे। राइट, चलिए तो बैंक निफ्टी में मंदी करने की राय। अच्छा, ट्रेड्स बताइए, कोई स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो सुमित, जहां पर आज लॉन्ग शॉर्ट किया जा सके? जी, BML एक ट्रेड है जो काफी अच्छा है। कल के दिन में उसके ऊपर एक 19% राइज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था, अभी तो 4% राइज इन प्राइस। तो यहां से मैं BML बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 990 और इस ट्रेड के लिए मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा एक 975 के नीचे। तो क्या आपकी संदीप वागले साहब से कुछ बात हुई? वो भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, कुछ देर पहले प्रकाश जवान जी 3 हफ्ते से कह रहे हैं ये शेयर खरीदना चाहिए, और एक दिन से मैं कह रहा हूँ, जब कल आप एक दिन से आप कह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली बात सही है, मतलब कि जिस तरह से स्टॉक ने रनअप दिया वो टेक्निकली भी स्ट्रांग है, एफएनओ में भी पोजीशन बनी है, फंडामेंटली दीवान साहब को पसंद है, लगाई दी है, और मार्केट का एक्शन मैंने कल। इस मार्केट में जब कोई चीज ऐसे चलती है तो ध्यान ज्यादा आ जाता है, इसलिए केंद्रित हो रहा है सभी का ध्यान इस पर। होना भी चाहिए, बनता है भाई। इस खराब बाजार में अगर किसी इन्वेस्टर को पैसा बना के कोई कंपनी देती है तो उस पर सबकी नजर पड़नी चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल चलिए लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, और इस ब्रेक के बाद आज तो स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है, कौन कहता मार्केट में एक्शन नहीं है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जिन पर हमें बातचीत करनी है हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट्स का देखिए दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब दिल्ली से, प्रकाश दीवान जी स्टूडियो में, सुमित जैन साहब स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और वक्त है अब शेयरों पर बात करने की, जहां पर खबरें हैं, और खबर एक ऐसी आई है वो थोड़ा चिंता में डालने वाली है। दीवान साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि पहले पार्किंग हासिल करिए, उसके बाद गाड़ी मिलेगी, इस तरह की नीति बनाने की बात हो रही है। ये बताइए कैसे पढ़ा आपने इस खबर को, और कौन सी कंपनियों पर असर, सेक्टर्स पर असर दिखेगा इसका? नहीं, तो ऑटो पे तो नेगेटिव असर होगा ही, और होगा ये कि जहां पे खास करके जो बाहर रोड पे जो पार्किंग हो जाया करती थी अभी तक, खास करके बॉम्बे, दिल्ली जैसे शहरों में, जो अनअसाइंड पार्किंग जिसको कहते हैं, उस वजह से जो सेल होती थी या गाड़ी लोगों के पास थी, ओनरशिप वो बढ़ेगी नहीं, वो जो है वो तो रहेगी। तो दो चीज होगी, एक तो प्री ओन्ड कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आप नई नहीं ले सकते, तो एग्जिस्टिंग गाड़ी का भी वैल्यू हो गई, जो निकाल रहा है और जो लेना है। ईश्वर समझ रही है सरकार, बोलेगी कि अगर बेच दी तो वापस नई गाड़ी मानी जाएगी। कैसे भी नियम आ सकते हैं। ये जो लोग जुगाड़ लगा के करा लेते हैं ना साइन। डीमोनेटाइजेशन के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, नियम कभी भी किसी भी तरह से बदल सकते हैं, तो वो तो नहीं बदल सकते कि अगर आपने अपनी गाड़ी बेची तो उसे नई गाड़ी मानी जाएगी। सरकार को क्रिएटिविटी का श्रेय तो पूरी तरह देना पड़ेगा। एक वो है, दूसरा ये हो सकता है कि जो रियल एस्टेट खास करके बड़े शहरों में जिनके पास फिनिश्ड इन्वेंट्री है, और जो न्यू एज रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, जैसे गोदरेज हो गया या DLF हो गया, या जिनके पास पार्किंग स्पेस के साथ ही बनी हुई इन्वेंट्री है, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, एक प्लस पॉइंट और बेचने का हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो चीजें आती हैं कि इसमें गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी 24 आवर्स, ये उसमें होगा पार्किंग, ऑफिशियल पार्किंग अलॉटेड स्पेस भी है। तो ये जो चीजें चेंजेस आ रहे हैं, इससे मुझे लगता है काफी डायनेमिक्स बदलेंगे, पर इम्पैक्ट इमीडिएटली ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता आज का आज होगा। पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस मात्रा में ये मायने रखता है इसके। बट आई थिंक रियल एस्टेट के लिए कुछ इंसेंटिव भी इससे बनना चाहिए। चल, अब लोग जो है ना वो जुगाड़ू बहुत हैं भारत में। जनरली आप गाड़ी देखिए, बॉम्बे में चल रही होती है और नंबर होता है दमन का, झारखंड का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में झारखंड के नंबर्स होते हैं। अरे लोनावाला तक के नंबर होते हैं। लोनावाला समझ में आते हैं, बॉम्बे वालों के लोनावाला में घर है, लेकिन झारखंड का नंबर बॉम्बे में गाड़ी चलती है, कम लगता है ना। हाँ, तो वहां की पार्किंग भी फिर लोग दिखाएंगे। ये इंटरेस्टिंग बात। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें है, दिक्कत अगर ये होती ना, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो मारुति को है, क्योंकि जो कम प्राइस वाली गाड़ियां बेचने वाले जो है ना, मारुति और टाटा मोटर्स है। ठीक है, अब क्या है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 3 मेट्रो सिटीज देख लीजिए, और दिल्ली तो खैर अलग चीज है, 8-10 लाख से कम पार्किंग मिलती नहीं है। अब 3 लाख की गाड़ी के लिए 10 लाख की पार्किंग फीस। अगर हांगकांग में यही है, 40-50 लाख की इंडिया के हिसाब से पार्किंग, और उसके बाद गाड़ी खरीदी। तो एक जनरेशन पार्किंग खरीदता है, दूसरी जनरेशन गाड़ी खरीदती है। वंडरफुल। चलो हमने सही टाइम पे गाड़ी खरीद ली है, अब दिक्कत नहीं। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। राकेश बंसल जुड़ रहे हैं,
उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के साथ इस ब्रेक के बाद।